नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला, ट्रंप के 10% टैक्स पर लगी रोक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का ट्रंप पर हमला, कहा ईरान युद्ध का असली विनर रूस है। बंगाल विधानसभा भंग, ममता राज का अंत, शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह। तमिलनाडु में राज्यपाल खेल रहे अपना खेल, उठी मांग विजय को बुलाएं। एनडीटीवी पर अनिल अंबानी का केस, लगाया खबरों के जरिए साजिश का आरोप। अमेरिकी अदालत ने भारत समेत दुनिया भर पर लगाए ट्रंप के 10% टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने फरवरी में एक पुराना कानून इस्तेमाल कर ये भारी भरकम टैक्स थोप दिया था। अमेरिका के 24 राज्यों और कई छोटे कारोबारियों ने इसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया था। अब अदालत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति ने 1970 के दशक के कानून का गलत इस्तेमाल किया। जज ने आदेश दिया है कि जिन कंपनियों से ये टैक्स वसूला गया है उन्हें 5 दिन में पैसे वापस किए जाएं। हालांकि स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर लगने वाले पुराने टैक्स अभी भी जारी रहेंगे। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि देश के व्यापार घाटे को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया था, लेकिन आर्थिक जानकारों ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। अब माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार इस फैसले के खिलाफ ऊंची अदालत में अपील कर सकती है। भारत के लिए यह खबर राहत भरी है, क्योंकि इससे हमारे निर्यातकों पर बोझ कम होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम अभी भी जारी है। ट्रंप ने अमेरिकी हमलों को सिर्फ एक मामूली चोट यानी लैपटॉप बताया। दरअसल अमेरिकी सेना ने ईरान के उन ठिकानों पर हमला किया था जो उनके जहाजों को निशाना बना रहे थे। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के जवाब में अमेरिका ने यह बड़ी कार्रवाई की थी। दूसरी तरफ ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने उसके तेल टैंकर को निशाना बनाकर नियम तोड़े हैं। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य की तरफ जा रहे जहाज पर हमला करना उकसावे वाली कार्रवाई है। हालांकि ट्रंप इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और शांति की बात कर रहे हैं। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दावा किया है कि ईरान युद्ध का असली फायदा रूस को मिल रहा है। कमला हैरिस का कहना है कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध का सबसे बड़ा विजेता रूस बन गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रंप सरकार ने रूस पर लगी पाबंदियों में ढील दे दी। इस ढील की वजह से रूस अब धड़ल्ले से अपना तेल बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा है। हैरिस ने एक और बड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिका के हथियार अब गलत जगह जा रहे हैं। उनका दावा है कि जो एयर डिफेंस और गोला बारूद यूक्रेन की मदद के लिए जाना था, उसे ईरान युद्ध में झोंका जा रहा है। इससे यूक्रेन की सुरक्षा कमजोर हो रही है और रूस के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की विधानसभा भंग हो गई है। राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्य की विधानसभा को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया। यह फैसला तब आया जब ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया था। अब बंगाल में 15 साल पुराने तृणमूल कांग्रेस के शासन का अंत हो चुका है। हालिया चुनाव में बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया था। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ 80 सीटों पर ही सिमट गई। अब शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में बीजेपी की नई सरकार शपथ लेगी। इससे पहले शुक्रवार शाम को बीजेपी के सभी नए विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। इस बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली से ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ फ्लाइट में बदसलूकी और नारेबाजी हुई। महुआ मोइत्रा ने इंडिगो की फ्लाइट में अपने साथ हुई बदसलूकी का एक वीडियो शेयर किया। महुआ कोलकाता से दिल्ली एक जरूरी मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्लाइट में सवार कुछ लोगों ने उन्हें देखकर भद्दे कमेंट्स किए। जब फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई तो इन लोगों ने उनके पास आकर नारेबाजी शुरू कर दी। वीडियो में कुछ लोग चोर चोर और जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महुआ का कहना है ये कोई आम नागरिक का गुस्सा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। उन्होंने फ्लाइट के क्रू मेंबर से उन लोगों की पहचान करने की मांग की। सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री से इन हुड़दंगियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालने को कहा। महुआ ने इस मामले में ममता बनर्जी और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं को टैग किया। अखिलेश यादव ने बंगाल में कहा है कि उन्होंने बीजेपी को हराकर और अयोध्या में जीत दर्ज कर खुद को उनको निशाने पर ला दिया। ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव से पूछा गया कि अगला टारगेट आप हैं, तो अखिलेश ने कहा कि उनसे 2 बड़ी गलतियां हो गई। पहली गलती ये कि उन्होंने बीजेपी को चुनावी मैदान में हरा दिया और दूसरी बड़ी गलती ये कि उन्होंने अयोध्या जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी को मात दी। अखिलेश का मानना है कि इन जीतों की वजह से वो अब सत्ता पक्ष के सीधे निशाने पर आ गए। उन्होंने कहा कि कई लोग अब उन्हें अपना टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी लोगों में से चंद्रनाथ रथ की हत्या कोई ऐसा पहला मामला नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 13 साल में शुभेंदु के 3 करीबियों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले साल 2013 में शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक प्रदीप झा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। उस वक्त मामला ज्यादा राजनीतिक नहीं बना, लेकिन इलाके में इस घटना को लेकर कई सवाल उठे थे। इसके बाद साल 2018 में शुभेंदु के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी PSO शुभव्रत चक्रवर्ती की पुलिस बैरक में मौत हो गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था और कहा था कि उन्होंने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी, लेकिन 2021 में उनकी पत्नी ने इस मामले की दोबारा जांच की मांग कर दी। इसके बाद बंगाल CID ने केस फिर खोला, घटनास्थल को रिक्रिएट किया और कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। इस केस ने बीजेपी और TMC के बीच बड़ा राजनीतिक टकराव खड़ा कर दिया था। इसी दौरान 2021 में शुभेंदु अधिकारी के एक और करीबी सहयोगी पुलक लाहिड़ी की भी असामान्य परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि उस मामले में भी कोई ठोस साजिश साबित नहीं हो पाई और अब 2026 में चंद्रनाथ रथ की हत्या ने इन पुराने मामलों को फिर से चर्चा में ला दिया है। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने राज्यपाल से विजय को सरकार बनाने का न्योता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को तुरंत अभिनेता विजय को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। विजय की पार्टी TVK को जनता ने बहुत बड़ा बहुमत दिया है। अश्विनी कुमार का मानना है कि बहुमत साबित करने का मौका विधानसभा में मिलना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल के मौजूदा रुख को शपथ ग्रहण में देरी करने वाला बताया। पूर्व मंत्री के मुताबिक जनता का फैसला एकदम साफ और शोर से भरा है। विजय को सरकार बनाने से रोकना लोकतंत्र के नियमों के खिलाफ है। उनके पास बहुमत है और 6 अन्य विधायकों का समर्थन भी जल्द मिल जाएगा। राज्यपाल को संविधान का पालन करते हुए जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। CM नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार में नई सरकार के मंत्रिमंडल ने शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले 15 अप्रैल को जब नई सरकार का गठन हुआ था, तब निशांत कुमार के उप मुख्यमंत्री बनने की अटकलें तेज थी, लेकिन उस समय उन्हें कोई पद नहीं मिला था। अब मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। निशांत कुमार के समर्थकों का कहना था कि वो पहले राज्य की परिस्थितियों और प्रशासन को समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम धीरे धीरे बढ़ाया। इसी क्रम में उन्होंने 3 मई से पश्चिम चंपारण से सद्भाव यात्रा भी शुरू की थी। अब नई सरकार में बीजेपी से 15, JDU से 13, लोजपा R से 2, हम से 1 और रालोमो से 1 मंत्री ने शपथ ली। वहीं पुराने मंत्रिमंडल के 2 मंत्री मंगल पांडे और नारायण प्रसाद इस बार कैबिनेट में शामिल नहीं किए गए। कारोबारी अनिल अंबानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में NDTV के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में आरोप लगाया है कि ये चैनल उनके खिलाफ गलत खबरें दिखा रहा है। अंबानी का कहना है कि NDTV जानबूझकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया ये सब अडानी ग्रुप की मदद करने के लिए किया जा रहा है। अंबानी के मुताबिक उनके खिलाफ पिछले कुछ महीनों में 72 भ्रामक खबरें चलाई गई। इन खबरों का मकसद रिलायंस की कंपनियों को लेकर मार्केट में डर पैदा करना था। उन्होंने कोर्ट में कहा कि रिलायंस कंपनी के मामलों में उनका नाम घसीटना बिल्कुल गलत है। इस मामले में कोर्ट ने अब NDTV और राहुल कमल समेत कई लोगों को नोटिस भेजा है। अनिल अंबानी ने हर्जाने के तौर पर करोड़ों रुपए से ज्यादा की मांग भी की है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.